की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डुमरियागंज लोकसभा की जनता को संबोधित किया, जहां से अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि ये विपक्ष घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? शरद पवार बन सकते हैं क्या? लालू यादव बन सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी बन सकते हैं? शाह ने कहा कि जब इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनके एक ही नेता ने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। लेकिन क्या देश ऐसे चल सकता है? घमंडिया गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा है। मैं आज यहां से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर देश की जनता जानना चाहती है कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई? आपको दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़ भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है, मोदी जी में। भाइयों बहनों, जब मैं 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, मोदी जी ने एक बड़ा फैसला किया कि इस देश में 2 संविधान नहीं रह सकते, 2 झंडे नहीं रह सकते, 2 प्रधान नहीं रह सकते। 370 हटाने का बिल आया, ये राहुल बाबा खड़े हो गए, उन्होंने कहा मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों न हटाए? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे राहुल बाबा, वो आपके दादी और नाना के जमाने में होता होगा, ये मोदी का राज है। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है, इस देश से नक्सलवाद को समाप्त किया है और इस देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, इस देश को समृद्ध करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 साल तक
मनमोहन जी देश को 11वें नंबर का अर्थतंत्र रखे, 10 साल में मोदी जी 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना दिए, 5वें नंबर। और मैं आज कहकर जाता हूं, जगदम्बिका जी को जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5 ही साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडी अलायंस है, उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का। मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी की केंद्र में वापसी आसानी से नहीं होने वाली है, क्योंकि जनता इनके जुमलेबाजी और नाटक को समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जनता ने उन्हें राज्य और केंद्र से बाहर कर दिया है। पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता को, केंद्र की सरकार को टैक्स देती है। टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन। कुशीनगर पहुंचे योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में आयोजित जनसभा को राजभर के साथ मंत्री दानिश अली अंसारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सभा के बाद मीडिया से मुखातिब हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिता की विरासत मिली तो अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, फिर सांसद और एमएलए भी बन गए, तो उनसे पूछे कि अब वो क्या बनना चाहते हैं। राजभर ने कहा कि जनता ने सपा बसपा को नकार दिया है और जनता अब मोदी जी के साथ खड़ी है। सपा बसपा ने 19 साल शासन प्रदेश में किया, जनता ने नकार दिया। मोदी जी योगी जी के नीतियों पर विश्वास करके जनता मोदी जी योगी जी के साथ खड़ा है। आज हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं, आप अगर इतना ही खाली समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी, हम लोग 5 लोग है ना, 5 लोग काम भारत काफ़ी है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये अपनी औकात 2017 में ये कर चुके हैं रिहर्सल। यूपी में 54 सीट जीते थे, 54 सीट जीते थे और समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया तो 125 सीट जीते। उनको पता होना चाहिए कि ताकत कहाँ है, गठबंधन कहाँ की है।
कानपुर में पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने घंटाघर चौराहे का भ्रमण किया और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी से अतिक्रमण न करने की अपील की। पुलिस उपायुक्त ने यातायात पुलिसकर्मियों के साथ जाम लगने की वजह की भी समीक्षा की, साथ ही यातायात दबाव को किस तरह से कम किया जा सके इस संबंध में योजना भी बनाई। थाना कलेक्टरगंज, थाना हरवंश मॉल की पुलिस के साथ ज्वाइंट कार्रवाई की गई है। यहाँ पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन अनुसार जो अतिक्रमण करी हुई थी दुकानदारों द्वारा, उनको अनुरोध किया गया है, उनको चेतावनी दी गई है, हिदायत दी गई है कि अपने सीमा में रहें, अपनी हद में रहें, जो उनकी हद मार्किंग हुई है। यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष है, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वहाँ पे एक पट्टी सीमांकन कर लिया जाए, जिससे इनको भी परेशानी ना हो और पुलिस को भी परेशानी ना हो। और इसी संदर्भ में कल एक गोष्ठी भी आहूत की गई है, जिसमें सभी व्यापारी थाना कलेक्टरगंज में उपस्थित रहेंगे। और आज ज्वाइंट कार्रवाई से जितने भी ई रिक्शा थे, जितने भी ऑटो विक्रम, सभी लोगों पर कार्रवाई की गई है। MV एक्ट में चालान किया गया है, 2 गाड़ियां सीज की गई हैं और भी लगातार। छठे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम को थम चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों के उम्मीदवार और समर्थक अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बस्ती के हरैया में बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के पक्ष में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने रोड शो किया और रोड शो के जरिए लोगों से संपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आप आज खुद देखे होंगे प्रमाण कि मैं घर से अकेले आया हूँ और द्विवेदी जी भी अकेले ही अपने गाड़ी से आए हैं और यहाँ पे नौजवानों का हुजूम आप देखे होंगे। उस हुजूम के देखने के बाद आपको खुद लगता होगा कि मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे मित्र जान पे खेलते हैं और जहाँ जरूरत पड़ जाती है। अगर तो आप तो वोट की बात कर रहे हैं और दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अपना खून भी देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर कहिए तो हमारे समर्थक ऐसे खूनों से मोहर लगा देंगे हरीश द्विवेदी के लिए और लाखों वोट एक तरफा हरीश द्विवेदी का हमारे हो जाएगा। कानपुर में 7 महीने पहले एक हिट एंड रन केस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को बरी करने के बाद फिर आरोपी बनाया है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल कानपुर पुलिस ने शहर के एक जाने माने डॉक्टर के 15 साल के बेटे को हिट एंड रन केस में हिरासत में लेकर जुबिनाइल होम में भेज दिया है। पिछले 5 महीनों में उसने 2 सड़क हादसे किए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल है। अक्टूबर 2023 में उसकी कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसी साल मार्च में हुए एक अन्य हादसे में 4 लोग घायल हो गए थे। जिसमें एक नाबालिग लड़के के द्वारा जो है वो एक एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। इसमें धारा 304A का जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें तफ्तीश की गई थी। बाद में जो है ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये जो बालक है, ये नाबालिग है जो गाड़ी चला रहा था और इसमें फिर बढ़ोतरी करते हुए धारा 304 की उस बच्चे को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसको जो है वो करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया है। ये भी एक तथ्य प्रकाश में आया कि एक अन्य दुर्घटना इस बालक के द्वारा की गई थी, जो 31/3/2024 को थाना बर्रा में पंजीकृत है। उसमें भी जो है वो कुछ लोग घायल हुए थे और उसमें धारा 308 की बढ़ोतरी की गई थी। इस मुकदमे में भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और साथ ही साथ इसमें इस बालक के जो गार्जियन हैं, जो पिता हैं, उनके विरुद्ध भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करके कार्रवाई की जाएगी कि किन परिस्थितियों में नाबालिग बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी क्यों। नाबालिग को बरी करने के बाद फिर आरोपी बनाया गया। दरअसल ये नाबालिग हादसे पे हादसे किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया है। जुबिनाइल जस्टिस कोर्ट इसको भेज दिया गया है। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या है पूरा मामला? साल दर साल ये बालक जो है एक्सीडेंट किया जा रहा था, इसकी वजह से कई लोग की मृत्यु भी हो गई, 4 लोग घायल हो गए इस 2024 में। आखिर कहाँ लापरवाही इसके द्वारा बरती गई और इनके माता पिता का क्या कुछ कहना है? जी रोहित, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सबसे पहले 2023 का था। अक्टूबर 2023 में हादसे में जो है उसकी कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 2024 में स्टार्टिंग में भी एक ऐसा केस किया था।
लेकिन नाबालिग होने की वजह से ऐसी कोई उसको सजा नहीं मिली थी। अभी हाल के ही दिनों में हमने पुणे में एक सड़क दुर्घटना को देखा जिसमें 2 लोगों की, एक लड़का था और एक लड़की थी, इसमें मौत हो गई थी और उसमें भी रईसजादा जो था वो नाबालिग था और पुलिस ने वहां पर उससे एक किसी के ऊपर निबंध लिखवाकर, ऐसे लिखवाकर उसको छोड़ दिया था। लेकिन जब ये बात मीडिया में आई और मीडिया में बात आने के बाद जो है पुलिस वहां की फिर से जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती है, उसके बाप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाप को अरेस्ट कर लेती है। तो यही जो खबर थी, तो इसी से ये कानपुर पुलिस के लिए नजीर बनी और कानपुर पुलिस ने भी जो है फिर से इस मामले को, जिस लड़के को छोड़ दिया था उसी को जो है दोबारा से फिर से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो ये पूरा मामला जो है कानपुर के एक जाने माने डॉक्टर है और उनका बेटा है 15 साल का, जिसने हिट एंड रन केस में अब जो है पुलिस ने इसको आज हिरासत में लेकर जो है जुनवानी होम हमने भेज दिया। पिछले 5 महीनों में उस लड़के ने 2 सड़क हादसे किए थे जिनमें 2 की मौत हो गई थी और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो सबसे बड़ी बात यही देखी जा रही है कि जब पहले कार्रवाई नहीं हुई और अगर कार्रवाई हो रही है इस तरीके की और उसके पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुणे की घटना ने कानपुर पुलिस को भी जगा दिया है, वो भी अपनी नींद से जागी है और वो कार्रवाई कर रही है। जी इब्ने, आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? लोगों की जान चली गई पहले हादसे में, जो बालक है उसके पिता जो जाने माने डॉक्टर हैं उनका कोई बयान आया? आखिर में उनकी लापरवाही या फिर उनका जो बच्चे के प्रति जो रवैया रहा है अपने बालक के प्रति, वो इतना ढुलमुल रवैया क्यों रहा है? क्यों बच्चे की नकेल कस के नहीं रखी उन्होंने? बिल्कुल आपने सही कहा रोहित। देखिए कि कानपुर पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ भी इसीलिए जो है कानूनी कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि 26 अक्टूबर के हादसे के बावजूद अपने बेटे को गाड़ी चलाने के लिए फिर से उन्हें दे दी और 2024 को उसने फिर से जो है उसने हादसा किया जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो इसी को देखते हुए पुलिस ने उनके पिता पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है और जहां तक ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस कार्रवाई के तहत हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। जी ठीक है अपने आप फोन लाइन पर बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अगली खबर पे। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी दरोगा सचिन कुमार मोरल और उसके साथी अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि वर्तमान में कोतवाली थाना में तैनात दरोगा ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी करने से मना कर दिया, जबकि दरोगा सचिन कुमार मोरल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। वहीं एडिशनल सीपी हरीश चंद्र ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। ये थाना हरवंश मोहल में एक एप्लीकेशन आई थी एक पीड़िता के द्वारा। ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे एसीपी थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का और इसमें जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। इब्ने, सब इंस्पेक्टर पर जो मामला दर्ज हुआ है, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आखिर कैसे सब इंस्पेक्टर ने इस पूरे खेल को अंजाम दिया? क्या जो जिस महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया, क्या उसको बताया नहीं अपने विवाह के बारे में? क्या है पूरा मामला? साधु के कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक दरोगा ने अपने ही पुलिस महकमे को शर्मसार किया है। इस पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर पर के आधार पर ही आरोपी दरोगा जो है सचिन कुमार मोरल और उनके साथी अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफी टाइम तक इस मामले को पुलिस भी छुपाई रही और इसकी जांच और ये सब चलता रहा और आखिरकार आज जब मीडिया में ये बात सामने आई है तो पुलिस भी सामने आई है और उसका भी बयान सामने आया है कि इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। जबकि आपको बता दें कि ये दरोगा जो है लगभग
1 साल तक उसके साथ लिविंग में रहा, उसके साथ उसके संबंध रहे और उसका जो पहले से ही शादीशुदा था और मेरठ का रहने वाला है, उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। तो आखिरकार इस महिला ने 1 साल तक इससे संबंध रहने के बाद जो है, जब महिला ने इस बात की तहरीर दी, महिला ने इस बात की शिकायत करी, जो उसके ऊपर आरोप लगाए वो आरोप गंभीर थे। पुलिस को इस पर तुरंत ही कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन महकमे की बात होने के चलते जो है इस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब ये मामला जो है प्रकाश में आता है तो उसके बाद पुलिस भी जांचती है। आखिरकार इसके ऊपर मुकदमा कर लिया गया। मुकदमा करने के बाद जो है जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इसमें जांच भी चल रही है। जिस तरीके से एडिशनल सीपी का कहना भी है कि जांच हो जाने के बाद जो है इसमें मुकदमा कायम है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। जी रोहित। अच्छा, इब्ने आपने जो सब इंस्पेक्टर है उस पर तो मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन साथ में एक और व्यक्ति के बारे में आपने बताया है, उस पर क्यों आरोप दर्ज हुआ है? देखिए, वो उसका साथी था, इसलिए इस पूरे मामले में जो है उस पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई इसी वजह से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अभिलाष जो है उसका साथी है, उस पर भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया, तो उसका क्या क्या रोल रहा, वो किस तरीके से इसमें आरोपी, उस महिला ने इसको भी आरोपी बनाया है, तो आखिर इसका क्या रोल था, इसने क्या किया था, किस तरीके के इसके मामला रहे हैं, तो ये सब जांच की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है, जो मेन इसमें मुजरिम बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया है, जो महिला है जिसने आरोप लगाए हैं, दरोगा जो है सचिन कुमार मोरल, जो मेरठ के रहने वाले हैं, मेन तो वही है। लेकिन जिस तरीके से अभिलाष पर भी लगाया, तो इसीलिए जांच का उन्होंने भरोसा दिलाया है और जांच हो रही है। उसकी जांच होने के बाद जो है फिर सामने निकल के आएगा कि आखिर इसका कितना इस पर दोष है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। इटावा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक दिल क्षेत्र में ऑटो की लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूटा हुआ ऑटो, 2 315 बोर के अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और सीओ सिटी, एसपी सिटी और इसमें लग करके सर्विलांस और इसमें जो हमारी एक दिन थाना पुलिस की 2 टीमें अलग अलग लगाई गई थी। इसमें बराबर गोपनीय तरह की सूचनाएं ली जा रही थी। टिप ऑफ मिलता है रात में कि कुछ उसी टेम्पो को बदमाश लेके कहीं उसको छुपाने के लिए या बेचने के लिए ले जा रहे हैं भिंड की तरफ। तो उस पर टिप ऑफ पर पुलिस हमारी एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होने के बाद जब उसका पीछा करती है तो पुलिस पर वो लोग फायर करते हैं, जिसमें काउंटर फायरिंग में जब पुलिस अपने रक्षार्थ फायर करती है तो एक बदमाश को गोली लगती है और फिर बाद में जब उनको आवश्यक बल लगा गिरफ्तार किया जाता है तो उनमें 3 बदमाश रहते हैं। तीनों के पास से जो टेम्पो बरामद किया जाता है, साथ ही साथ 2 तमंचे 315 बोर के खोखा कार। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी आईडी बनाकर सिम एक्टिवेट करते थे और फिर ऑनलाइन ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है जिससे ये इंश्योरेंस के नाम पर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। ये गिरोह सक्रिय है जो कि फर्जी आईडी से सिम एक्टिवेट करा के उसके बाद इन्हें सप्लाई करता है एवं खुद भी इसका इस्तेमाल करके कंपनी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का काम करता है और जिसके आधार पे बहुत सारे लोगों को ठगा गया है। इस आधार पे जब हमने अपने मुखबिरों को लगाया तो आज सूचना प्राप्त हुई कि ये ताहिरपुर कट के पास में ये 3 लड़के इसी चक्कर में आए हुए हैं। फिर वहाँ से हमने इन्हें अरेस्ट किया तो इनके पास से हमें एक लैपटॉप मिला है जिसके माध्यम से ऑनलाइन ठगी करते थे। 180 लाइव एक्टिव सिम कार्ड मिले हैं और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद।